Hello and welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. This is Daily Newspaper Video. इस वीडियो में हम रोज़ाना द हिंदू न्यूज़पेपर में आए हुए इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स को कवर करते हैं। कुछ ऐसे आर्टिकल्स जो कि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, उन्हें हम यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। और साथ ही में बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे आते हैं जो कि हमें हमारे मेंस आंसर राइटिंग में काफ़ी हेल्प करते हैं। हमारे बहुत सारे मेंस इश्यूज़ यहाँ से कवर होते हैं। तो इस वीडियो में हम उन दोनों ही टॉपिक्स को कवर करेंगे। ये मस्ट रीड आर्टिकल्स हैं। तो आज है 29 सितंबर। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर की ये कुछ आर्टिकल्स हमें मिस नहीं करने। हमें अच्छे से इन आर्टिकल्स को समझना है, हमारा पर्सपेक्टिव एनलार्ज करना है। तो आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे पहले आर्टिकल से। फ्रंट पेज पे आपको ये आर्टिकल मिलेगा which says architect of India's green revolution departs. Well, इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन की जो इम्पोर्टेंस है, जो कंट्रीब्यूशन है, वो हम सब जानते हैं। और उस ग्रीन रेवोल्यूशन को लाने वाला आर्किटेक्ट, मेन शख्स जिसे हम फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहते हैं, हु इज़ एम.एस. स्वामीनाथन, उनकी मृत्यु हो चुकी है। ग्रीन रेवोल्यूशन ने इंडिया के एग्रीकल्चरल लैंडस्केप को चेंज कर दिया। 1960s का दौर ऐसा था जब इंडिया में बहुत फ्रीक्वेंट ड्रॉट्स आ रहे थे, फूड इनसिक्योरिटी क्रिएट हो चुकी थी, देश में उगने वाला अनाज उतना नहीं था कि पूरी पॉपुलेशन का पेट भर सके। तो हुआ क्या, हम डिपेंडेंट हो गए। किससे डिपेंडेंट हो गए? यूएसए से, अमेरिका से शिप्स आती थी और शिप से लाए हुए फूड ग्रेन्स हम कंज्यूम करते थे। तो उस टाइम पे काफ़ी एक एग्जिस्टेंस बन चुकी थी किस चीज़ की, जिसे हम कहते हैं शिप टू माउथ, कि मतलब शिप में फसलें आ रही हैं, फूड ग्रेन्स आ रही हैं और फिर हम उसे खा रहे हैं। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ फूड इनसिक्योरिटी जो हम 1960s में फेस कर रहे थे। उस टाइम पे स्वामीनाथन ने ये मिशन लिया जिससे कि इंडिया के एग्रीकल्चर को ट्रांसफॉर्म कर दिया और हमें आज फूड सिक्योर नेशन बना दिया। क्या किया स्वामीनाथन जी ने? क्या था ग्रीन रेवोल्यूशन? देखिए, ग्रीन रेवोल्यूशन की 3 मेन बातें जो बिल्कुल बेसिक हैं, जो आप कभी नहीं भूलेंगे। पहली चीज़, ग्रीन रेवोल्यूशन में हाई यील्ड वैरायटी सीड्स लाए गए। ऐसे सीड्स इंट्रोड्यूस किए गए जिनकी प्रोडक्टिविटी, उपज ज़्यादा थी, जिन्हें हम कहते हैं हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। तो सीड्स ही ऐसे डाले हमने जिनकी प्रोडक्शन ज़्यादा है, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। और साथ ही में इरिगेशन की फैसिलिटीज़ को भी इम्प्रूव किया गया कि भाई खेतों को रेगुलर और एडिक्वेट अमाउंट में पानी अगर मिलेगा तभी फसलें अच्छी लगेंगी, क्योंकि ड्रॉट्स की वजह से, पानी की कमी से फसलें मर रही थी। तो अगर हमें हमारे देश में एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो सीड अच्छे ले आए, लेकिन उसी के साथ साथ इरिगेशन को भी इम्प्रूव करना होगा। इसके ऊपर भी ग्रीन रेवोल्यूशन ने काम किया। और साथ ही में फर्टिलाइजर्स के यूज से किस तरह प्रोडक्शन बढ़ाई जा सकती है। ये 3 मेन चीज़ हैं, ये कभी नहीं भूलेंगे। अब इससे क्या हुआ, 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो उस टाइम पे अगर हम वीट की प्रोडक्शन की बात करते हैं तो इट वाज अराउंड 6 मिलियन टन्स। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद 1964 से लेकर 1968 तक जो हमारी प्रोडक्शन थी वो 17 मिलियन टन्स तक इंक्रीज हो चुकी थी, इन हाई यील्ड वैरायटी सीड्स की वजह से, इरिगेशन फैसिलिटीज़ की वजह से और फर्टिलाइजर्स की वजह से। तो हम ये कह सकते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन ने इंडिया को फूड सिक्योरिटी दी और हम ये जो इंपोर्ट कर रहे थे, शिप से फूड ग्रेन्स आ रहे थे, हमारी इस डिपेंडेंस को भी कम कर दिया, बिल्कुल ख़त्म कर दिया। So this was the importance of Green Revolution, and the architect of this entire revolution, M.S. Swaminathan, he has passed away. तो ग्रीन रेवोल्यूशन की कॉन्ट्रीब्यूशंस
क्या रोल एम एस स्वामीनाथन ने इसमें प्ले किया, ये मेंस पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मूविंग अहेड, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल बेसिकली प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। एक फैक्ट के जैसे टिडबिट कह लीजिए। एक लैंग्वेज न्यूज़ में आई है विच इज़ टोटो लैंग्वेज। सो द लैंग्वेज इन न्यूज़ इज़ टोटो लैंग्वेज। वेस्ट बंगाल का वो एरिया जो कि भूटान को बॉर्डर करता है, द एरिया विच इज़ बॉर्डरिंग भूटान। तो आज मैप ओपन करेंगे और देखेंगे कि क्या वेस्ट बंगाल भूटान को बॉर्डर करता है, पहली बात, और वो कौन सा एरिया है। उस एरिया में बहुत ही कम लोग, बेयरली 1600 पीपल, दे स्पीक टोटो लैंग्वेज। बहुत ही कम लोग इस लैंग्वेज को बोलते हैं, तो उतनी ही वल्नरेबल ये लैंग्वेज बन जाती है। ये लैंग्वेज ख़त्म ना हो जाए, वैनिश ना हो जाए, इसे लेकर टोटो लैंग्वेज ने एक डिक्शनरी बनाई है टू प्रोटेक्ट दिस लैंग्वेज फ्रॉम वैनिशिंग। अब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, एक तो भाई एरिया की टोटो लैंग्वेज बोली कहाँ जाती है, तो वेस्ट बंगाल के ट्राइबल पीपल, टोटो ट्राइबल पीपल जो भूटान वाले एरिया को बॉर्डर करते हैं, वहाँ पे प्राइमरीली टोटो लैंग्वेज यूज़ की जाती है। इसका ओरिजिन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटो लैंग्वेज इज़ बेसिकली इट बिलोंग्स टू साइनो तिब्बतन लैंग्वेज। तो वही एरिया है साइनो तिब्बतन, वो चाइना और तिब्बत वाला जो एरिया है, वहाँ से उस फैमिली को ये लैंग्वेज बिलोंग करती है। इसकी रिसेंटली स्क्रिप्ट भी डेवलप की गई थी। 2015 में धनीराम टोटो ने इसकी स्क्रिप्ट डेवलप की थी, बट स्टिल मैनी पीपल दे राइट टोटो लैंग्वेज इन बंगाली स्क्रिप्ट। वो बंगाली स्क्रिप्ट के अंदर ही इस लैंग्वेज को लिखते हैं। भूटान के आसपास के एरिया टोटोपारा वेस्ट बंगाल का, वहाँ पे ये लैंग्वेज बोली जाती है। इवन इंडिया और भूटान के बॉर्डर के पास जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल की, वहाँ पे इस लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। एक खास चीज़ का आप ध्यान रखेंगे विच कैन बिकम इम्पॉर्टेंट फ्रॉम अ प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, वो ये है कि जो टोटो लैंग्वेज है, इसे यूनेस्को ने क्रिटिकली एंडेंजर्ड लैंग्वेज का टैग दिया है। तो लैंग्वेजेस में जो टोटो लैंग्वेज है दैट इज़ क्रिटिकली एंडेंजर्ड लैंग्वेज, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। बेसिकली 1000 से कम लोग, 1000 से कम लोग इस लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, तो इसीलिए ये काफ़ी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, इसे प्रिजर्व करना होगा। और यही एक एफर्ट लिया गया है कि इस टोटो को लेकर एक डिक्शनरी बनाई गई है। इसका ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा एक बहुत ही खूबसूरत एडिटोरियल आया है जो कि इंडिया के अंदर किडनी ट्रांसप्लांट के पूरे इशू को बहुत ही खूबसूरती से आपके सामने रखता है। इंडिया के अंदर ऑर्गन शॉर्टेज चल रहा है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू किडनी। अब इसका रीज़न क्या है, इंडिया में जो किडनी डिजीज़ है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, उसका अमाउंट जो लोग उससे सफ़र करते हैं वो लोग ज़्यादा हैं। ऐसा क्यों? एक तो इंडिया में डायबिटीज़ ज़्यादा है, माल न्यूट्रिशन, ओवर क्राउडीनेस और इवन पुअर सैनिटेशन की वजह से इंडिया के अंदर किडनी डिजीज़ का जो नंबर है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये आगे चलकर किडनी फेलियर कह लीजिए या फिर एंड स्टेज रीनल डिजीज़, जिसमें किडनी ने काम करना बंद कर दिया है और अब आपको नई किडनी चाहिए, उस लेवल तक ये बीमारी आसानी से पहुंच जाती है। और इंडियंस बहुत प्रेवलेंट हैं इसके। अब किडनी की शॉर्टेज है, हमें कैसे मालूम? अब इसे लेकर इस आर्टिकल में एक अच्छा एक डाटा दिया गया, वो ये था कि 2022 है ना, लास्ट ईयर ओवर 2 लाख पेशेंट नीडेड ट्रांसप्लांट। इंडिया में 2 लाख से ज़्यादा लोग ऐसे थे जिनको किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत थी, लेकिन एक्चुअली में हुए कितने? ओनली 7500 ट्रांसप्लांट्स वो देयर। 2 लाख से ज़्यादा लोगों को ज़रूरत है किडनी की और सिर्फ 7500 ट्रांसप्लांट्स हुए, विच मीन्स कि सिर्फ 3.4% लोगों का ट्रांसप्लांट हुआ। अब ये इसलिए नहीं है कि इंडिया में मेडिकल कंडीशंस नहीं है, नो, दैट इज़ नॉट द रीज़न। रीज़न ये है कि हमारे यहाँ ऑर्गन ट्रांसप्लांट को लेकर, स्पेशली किडनी या फिर कुछ भी आप किसी भी तरह का ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की बात करते हैं, तो रूल्स बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे हमारे पास सिवियर हैं, स्ट्रिक्ट रूल्स हैं जिन्हें फॉलो करना होता है। तो इसीलिए इस वजह से हमारे पास जो किडनी ट्रांसप्लांट जो होते हुए हैं वो बहुत ही कम हुए हैं।
अब एक चीज़ और देखेंगे यहाँ पे कि अगर हम एग्जांपल ले, अब इंडिया में पिछले साल 3.4% के करीब किडनी ट्रांसप्लांट्स हुए हैं, लेकिन यूएस में, बाकी डेवलप्ड कंट्रीज़ में नियरली 20% ट्रांसप्लांट्स हो जाते हैं। सो दिस शोज़ कि इंडिया में हमें कुछ रेगुलेशंस के ऊपर काम करना होगा, रिफॉर्म्स लेकर आने होंगे उन गाइडलाइंस को लेकर जो कि ट्रांसप्लांटेशन से डील करते हैं। दैट इज़ द मेन आइडिया ऑफ दिस आर्टिकल। अब देखें किस तरह, सपोज करें किसी को किडनी की ज़रूरत है तो किस तरह किडनी उन्हें मिलेगी। मेनली तो ये है कि सपोज करें किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, कोई डिजीज्ड पर्सन है, उनसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया गया, उनका ऑर्गन दूसरे पर्सन में ट्रांसप्लांट किया गया, अगर मैचेस मिल जाते हैं तो ये एक क्राइटेरिया हो सकता है। लेकिन अब इसमें भी क्या है कि किस तरह, किस नेचर से डेथ हुई और कितनी जल्दी आपको ऑर्गन्स को स्टोर करना है, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पे आप किडनीज़ को स्टोर कर सकें जब तक कि वो ट्रांसप्लांट नहीं हो जाता, हमें इस पे काम करना होगा। एज ऑफ नाउ ये उतना फुल फंक्शनिंग नहीं है, काफ़ी स्ट्रेन्स हैं इसके अंदर। तो एक तो ये हो सकता है। दूसरा क्या है कि आप किसी रिलेटिव या फ्रेंड से कहें कि अपनी वो किडनी डोनेट कर दें, 2 होती है ना, एक डोनेट कर दो। हाउएवर इसमें भी कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, ब्लड टाइप जो है वो कंपैटिबल होना चाहिए। तो ये 2 मेन तरीके हैं जिससे कि किडनी ट्रांसप्लांट होता है। लेकिन इस आर्टिकल में 2 इनोवेटिव किडनी एक्सचेंज मेथड्स की बात की है। वो कौन से मेथड्स हैं? 2 टर्म्स यूज़ किए हैं उन्होंने। एक है टर्म जिसे कहते हैं किडनी स्वैप और दूसरी टर्म यूज़ की है किडनी चेन। समझ रहे हैं? 2 इनोवेटिव, 2 तो हमें पता ही है कौन सी, किसी की डेथ हो गई है, उस पर्सन के ऑर्गन को ट्रांसप्लांट कर दिया, या फिर अपने फ्रेंड या रिलेटिव के से एक किडनी ली, वो तो है ही। लेकिन 2 और चीज़ें आई हैं यहाँ पे, किडनी स्वैप एंड किडनी चेन्स। ये हमें मेनली समझना है। अब स्वैप समझते हैं आप। सपोज करें हमारे पास एक पर्सन है, उसे किडनी चाहिए, ठीक है, और उसका फ्रेंड, उसका रिलेटिव, उसका स्पाउस वो रेडी है कि ठीक है भाई, मैं आई वॉन्ट टू सेव दिस पर्सन, तो मेरे पास किडनी है, आप ले लो। दिस पर्सन इज ऑफरिंग किडनी और इनका आपस में रिलेशन है। लेकिन हुआ क्या, वो कंपैटिबल नहीं बन पाए, ब्लड टाइप नहीं मिल पाया या कंपैटिबिलिटी नहीं बनी। तो चाहे ये पर्सन बी चाहता है कि वो पर्सन ए को अपनी किडनी दे दे, ही इज रेडी, बट वो स्टिल नहीं दे पा रहा कि कंपैटिबिलिटी नहीं बन पा रही। ऑन द अदर हैंड देर इज अनदर पर्सन सी, उसे भी किडनी चाहिए और उसका भी रिलेटिव है डी, वो कह रहा है मेरी किडनी ले लो, वो रेडी है कि ये लो जी मुझसे किडनी लो, आई वॉन्ट टू सेव माई फ्रेंड, माई पर्सन। अब इनकी भी कंपैटिबिलिटी नहीं बन पा रही आपस में, तो ऐसे ना जाने कितने केसेस होंगे। तो किडनी स्वैप में क्या होता है, सपोज करें हमारे पास ये जो पर्सन ए है, इसकी जो कंपैटिबिलिटी है ये पर्सन डी से बन गई कि भाई ए के अंदर डी की किडनी ट्रांसप्लांट की जा सकती है। लेकिन ये होगा नहीं किडनी स्वैप में। क्यों नहीं होगा? किडनी स्वैप तभी हो पाएगी जब बी अपनी किडनी किसको देगा, सी को, कीपिंग इन माइंड द कंपैटिबिलिटी। तो क्या हुआ, एक हाथ दे एक हाथ ले, स्वैप, इसे बोलते हैं स्वैप करना। तो ए, अगर डी ए को अपनी किडनी दे रहा है तो बी को सी को किडनी देनी होगी, इसे कहा जाता है स्वैपिंग। ठीक है जी, ये समझ में आ गया। इससे एक और कॉन्सेप्ट आता है किडनी चेन का। अब किडनी चेन में क्या है, सपोज अगेन हमारे पास मान लो कि देयर इज अगेन दिस पर्सन ए, इसे किडनी चाहिए और इसको किडनी कौन देना चाहता है, देयर इज दिस पर्सन बी जिसके पास किडनी है, लेकिन इसकी कंपैटिबिलिटी नहीं बन पाई, ये चाहकर भी किडनी नहीं दे पा रहा, कंपैटिबिलिटी नहीं है। अब किडनी चेन कैसे शुरू होगी, किसी और पर्सन को किडनी चाहिए थी और बी ने अपनी किडनी इस पर्सन को दे दी। अब इस पर्सन के आगे कोई लिंक होगा, वो उस पर्सन को कांटेक्ट करके आगे किसी और को किडनी दे रहा है, वो किसी और को किडनी दे रहा है, किसी और को, आगे 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 जिस जिसको ज़रूरत है उसको आगे आगे किडनी मिलती जा रही है। मतलब
उसी टाइम पे ये नहीं, यहाँ पे क्या हुआ कि दो टीम्स के बीच में स्वैपिंग हो रही है, वो स्वैपिंग नहीं हो रही है वहाँ पे। अगर इनके पास किडनी है वो किसी और को देंगे तो भाई इन्हें तो किडनी मिल गई। ऐसे ही कोई और पर्सन था, शायद उसकी कंपैटिबिलिटी इससे बन जाए, उसे किडनी मिल जाए, लेकिन एक चेन शुरू हो गई और उस चेन के अंदर हर पेशेंट को किसी ना किसी से कंपैटिबिलिटी बनकर किडनी मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये दो कॉन्सेप्ट हमारे पास आते हैं, एक है किडनी चेन और एक है किडनी स्वैपिंग। ठीक है जी। अब इस आर्टिकल में ये हाईलाइट किया जा रहा है कि इंडिया में ये किडनी चेन और किडनी स्वैप्स को लेकर जो रेगुलेशंस हैं वो उतनी फेवरेबल नहीं है। इवन एक और चीज़ आती है यहाँ पे, अगर कोई पर्सन चाहता है कि भाई वो किसी का भला करने के लिए किडनी दे, जिसे एल्ट्यूरिज्म कहते हैं, वो अलाउड नहीं है, वो लीगली अलाउड नहीं है। जब तक आप किसी पेशेंट के रिलेशन में नहीं आते हैं, आप फ्रेंड फैमिली नहीं हैं, तब तक आप किडनी नहीं दे सकते आउट ऑफ सेल्फलेस। तो ये एक बड़ा पॉइंट यहाँ पे रेस किया गया। तो ये जो लीगल रोड ब्लॉक्स हैं उन्हें हमें ख़त्म करना होगा। क्या है लीगली स्टेटस? स्वैप की अगर हम बात करें तो वो लीगली अलाउड है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उन केसेस में जहाँ पे रिलेटिव्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। जो रिलेटिव्स हैं वो डोनर और रेसिपिएंट्स हैं, उन केसेस में ये जो स्वैपिंग है वो अलाउड है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं। रिसेंटली केरला, पंजाब, हरियाणा की हाई कोर्ट जजमेंट्स मिली हैं कि कोई बात नहीं, अगर रिलेटिव्स भी नहीं हैं, नॉन रिलेटिव्स भी हैं, तो भी वेरिफिकेशन के बाद किडनी स्वैपिंग की जा सकती है। लेकिन मोस्ट ऑफ दी स्टेट्स के अंदर अगर रिलेटिव नहीं है तो स्वैपिंग नहीं हो सकती। तो हमें एक तो ये करना होगा, इन लॉज को थोड़ा ईज आउट करना होगा ताकि ये जो स्वैपिंग है वो ईजिली हो सके, डायरेक्ट डोनेशंस हो सके। अब एक चीज़ क्या है कि जब डायरेक्ट डोनेशंस होती हैं तो एक लिस्ट बनी हुई होती है कि स्टेट में, रीजन में किस किस को किडनी चाहिए और उस तरह से वहाँ पे किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है। लेकिन स्वैप्स को लेकर कोई कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी नहीं है। तो जब तक अथॉरिटी नहीं होगी जो कि किडनी स्वैप्स की पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर कर रहा है तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है। दूसरी चीज़ कि ऑल्टरिज्म, कोई पर्सन चाहता है कि वो अपनी मर्जी से सेवा भाव में किसी को किडनी देना चाहता है, वो नहीं कर सकता, वो इलीगल है। तो इसे भी थोड़ा लीगल करना पड़ेगा डायरेक्ट किडनी ट्रांसप्लांट के लिए। देन किडनी चेंज भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? वही बात कि जो फैमिली, कोई रिलेशन होना चाहिए, रिलेटिव रिलेशन होना चाहिए फॉर किडनी ट्रांसप्लांट, वो ना होने की वजह से किडनी चेंज भी नहीं चल पाती और आगे आगे एक इकोसिस्टम नहीं बन पाता जिसमें कि किडनी पेशेंट्स को किडनी ट्रांसप्लांट किडनीज मिल पाए। अब इसका बैड पॉइंट क्या है? अब ये है कि इससे ब्लैक मार्केट खड़ी हो चुकी है किडनीज को लेकर। सेलिंग ऑफ किडनी बेच देना। अच्छा देखिए, मेन स्ट्रीम प्रेफरेंस बनी हुई है कि अगर किसी को भी फाइनेंशियली तंगी है, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस है, तो बहुत कॉमनली आप सुनते हुए बोल देते हैं कि भाई मैं अपनी किडनी बेच दूंगा। तो अब जब तक आपका कोई रिलेशन नहीं है, फैमिली रिलेशन नहीं है, रिलेटिव्स नहीं है, आप लीगली नहीं कर सकते, किडनी डोनेट नहीं कर सकते। तो क्या होता है, इसे लेकर एक ब्लैक मार्केट खड़ी हुई है जो कि किडनी ट्रांसप्लांट्स में डील करती है। तो ऐसा ना हो तो एल्ट्यूरिज्म जो अपने आप से करना चाहता है विदाउट हैविंग रिलेशन, इसे हमें लीगल करना होगा टू कंट्रोल दिस एंटायर ब्लैक मार्केट अराउंड इट। हालांकि रिफॉर्म्स हो रहे हैं, इस आर्टिकल में कहा गया है, लेकिन होने वाले रिफॉर्म्स बहुत ही स्लो पेस पे हो रहे हैं। वी नीड टू इंक्रीज इट सो दैट जो डोनेशन है वो हो सके, हर तरह की पॉसिबिलिटी ओपन हो सके एंड इंडिया में किडनी ट्रांसप्लांट का नंबर बढ़ सके। वो पेशेंट्स जिनको किडनी की ज़रूरत है उन्हें टाइमली किडनीज मिल सके। सो इट्स अ गुड आर्टिकल। ऐसा आर्टिकल अबाउट अ पर्टिकुलर ऑर्गन बहुत रेयरली मिलता है, बट हेल्थ पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, तो ज़रूर फॉलो करेंगे इस आर्टिकल को। नेक्स्ट अप इज़ अनदर एडिटोरियल। हमने हमारी लास्ट वीडियो में यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड की रिपोर्ट की बात की थी, जिन्होंने इंडियाज़ एजिंग रिपोर्ट पेश की है। और इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि भाई इंडिया में जो एल्डरली पॉपुलेशन है, मतलब वो लोग जो कि 60 ईयर्स एंड अबव होंगे, दे विल डबल अप। कैसे? 2022 में हमारी इंडिया के टोटल पॉपुलेशन का 10.5% हिस्सा
60 ईयर से ज़्यादा के लोगों का है, लेकिन वो बोल रहे हैं दैट बाय 2050 आते आते ये जो परसेंटेज है ये 20.8% तक पहुंच जाएगी। मतलब क्या हो जाएगी, ऑलमोस्ट डबल अप हो जाएगी। तो अगर प्रेजेंटली हमारी पूरी पॉपुलेशन का 10% हिस्सा एल्डरली पॉपुलेशन का है, तो 2050 तक 20% पॉपुलेशन एल्डरली होगी। तो इसका मतलब धीरे 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 इंडिया जो है वो एज कर रहा है। इवन ये भी कह रहे हैं कि अगर हम इसको सिंपल भाषा में कहें तो 2050 में हर 5 लोगों में से एक पर्सन एल्डरली होगा, एक पर्सन की एज 60 ईयर से ज़्यादा होगी। अब इसके बहुत सारे इम्प्लीकेशंस हैं। इसके हेल्थ के ऊपर इम्प्लीकेशंस होंगे, इकोनॉमी पे इम्प्लीकेशंस होंगे, सोसाइटी पे इम्प्लीकेशंस होंगे। अब इस चीज़ को आप देखें कि इंडिया में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, रादर इन एंटायर वर्ल्ड, हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज़ हो रही है। हमारा डिजीज़ से फाइट करने की टेंडेंसी बढ़ चुकी है। अच्छा, बहुत सारी कंट्रीज़ में, इवन इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया, क्या हो रहा है, फर्टिलिटी रेट कम हो रहा है। अच्छा, अब फर्टिलिटी रेट कम हो रहा है मतलब अगर फर्टिलिटी रेट कम हो जाएगा तो जो यंग पीपल हैं उनकी पॉपुलेशन तो डिक्रीज हो रही है ना एक तरफ, और दूसरी तरफ हम बोल रहे हैं कि जो एल्डरली हैं उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। तो ऐसे केस में जो एल्डरली पॉपुलेशन बढ़ रही है उनको नर्चर करना, उनको प्रोटेक्ट करना, सिक्योर करने का जो चैलेंज है वो बढ़ जाता है। दूसरी बात ये आई है इंडिया की, अगर हम बात करें कि जी women elderly people would be more elderly as compared to men। again जो women life expectancy है वो ज़्यादा है। और अब women के ऊपर अगर हम खास फोकस करें तो इंडिया के अंदर women की लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कम है, मतलब एम्प्लॉयबिलिटी कम है, कम women's जो हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं। तो इसका मतलब दे आर डिपेंडेंट, वो खुद नहीं कमा रही हैं, सो दे आर डिपेंडेंट। ये एक चैलेंज हो गया। अच्छा, अब इससे क्या होगा, अगर वो खुद पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वो खुद, उनके पास जॉब नहीं है, तो इसका मतलब इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स वो फेस कर सकती हैं, सोशल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम वो फेस कर सकती हैं, और ओल्डर एज में दे विल बी मोर वल्नरेबल। तो इस पर्सपेक्टिव को हमें ध्यान में रखना होगा। दूसरी चीज़ ये कि अगर हम इंडिया में ही स्टेट वाइज देखें तो साउथ के अंदर एल्डरली पॉपुलेशन इज़ मोर एज कंपेयर टू द नॉर्थ इंडिया। ये गैप है, नॉर्थ साउथ डिवाइड आपको एल्डरली पॉपुलेशन में भी मिलेगा। साउथ में एल्डरली पॉपुलेशन ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू नॉर्थ। अगेन वही बात है, सदर्न स्टेट्स जो है वहाँ पे फर्टिलिटी रेट भी जो है वो काफ़ी डिक्रीज़ हो चुका है, तो यंगर पीपल आर लेस एंड एल्डर पीपल आर मोर। लेकिन नॉर्थ में, यूपी, बिहार, ये जो एरियाज़ हैं यहाँ पे फर्टिलिटी रेट ज़्यादा है, सो यंगर पीपल आर कमिंग अप। तो कंपैरेटिवली जो अगर हम देखें कि कितने लोग ज़्यादा एल्डर हैं, तो साउथ में ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू नॉर्थ। और ये कहा जा रहा है कि भाई धीरे धीरे ये जो गैप है, नॉर्थ साउथ के बीच का जो गैप है, ये और इंक्रीज हो सकता है। एंड अगेन रूरल पॉपुलेशंस आर मोर एल्डर। सिंपल सी बात है, अब क्या होता है कि जो यंग यूथ है वो अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, जॉब्स की तलाश में अर्बन एरियाज़ की तरफ मूव कर जाता है, और रूरल एरियाज़ में एल्डर पीपल रह जाते हैं। तो रूरल एरियाज़ में एल्डरली पॉपुलेशन का नंबर नेचुरली इंक्रीज़ होगा। तो अब करना क्या है, एक चीज़ तो यहाँ से समझ लीजिए कि हमें जीरियाट्रिक केयर के ऊपर काम करना होगा। जीरियाट्रिक केयर मतलब स्पेसिफिकली एल्डर पीपल की हेल्थ केयर नीड्स, उनकी क्या ज़रूरतें हैं, उनके क्या हेल्थ चैलेंजेस हैं, उन पे फोकस करना होगा। एक होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच लेकर चलना होगा। हमारे पास बहुत सारी स्कीम्स ऐसी हैं जो कि एल्डर पीपल को बेनिफिट पहुंचाती हैं। देयर इज़ दिस नेशनल पॉलिसी ऑन ओल्डर पर्सन 1999, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट। दे आर बेसिकली बेस्ड कि इंडिया में सीनियर सिटीजन्स डिग्निटी के साथ जिएं, उनकी प्रॉपर केयर हो, एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट इंडिया में क्रिएट हो सके फॉर द एल्डरली पीपल। तो ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, डू रीड इट।
नेक्स्ट आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में सदफर जंग टोम की बहुत खूबसूरत फ़ोटो आई है। दिस इज़ द लास्ट गार्डन टोम ऑफ मुगल्स। ये देखो क्यों आई है ये फ़ोटो, बिकॉज रिसेंटली वर्ल्ड टूरिज़्म डे था। ठीक है, वर्ल्ड टूरिज़्म डे के मौके पे सदफर जंग टोम बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया एंड इसकी पिक्चर यहाँ पे आई है। अब इसको आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि दिस इज़ बेसिकली दी टोम ऑफ मिर्ज़ा मुकीम अब्दुल मंसूर खान, जिन्हें कि सदफर जंग का टाइटल दिया गया था। ये ही वॉज वाइसरॉय ऑफ अवध अंडर मोहम्मद शाह एंड बहुत ही खूबसूरत सैंडस्टोन और मार्बल से ये बना हुआ है। वर्ल्ड टूरिज़्म डे पे इस गार्डन टोम की पिक्चर बहुत अच्छी लग रही है पेपर में, लेकिन हमें यहाँ पे वर्ल्ड टूरिज़्म डे के बारे में पता होना चाहिए। 27 सितंबर को टूरिज़्म डे मनाया जाता है। इस साल का थीम था टूरिज़्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट। अक्सर प्रीलिम्स में थीम बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, सो टूरिज़्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट इस साल का थीम था। वी वॉन्ट टू प्रमोट सस्टेनेबल टूरिज़्म एंड जितने भी हमारे टूरिज़्म से रिलेटेड या जुड़े हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उन सबको अचीव करने के लिए वी नीड ग्रीन इन्वेस्टमेंट्स ऑल्सो। हमारी सोसाइटी में हमें इस अवेयरनेस को बढ़ाने की ज़रूरत है कि टूरिज़्म का क्या इम्पैक्ट हो सकता है, किस तरह टूरिज़्म से इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, कैसे कल्चरल एक्सचेंजेस होते हैं, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है डिफरेंट कल्चर्स के बीच में, एंड इससे हम सस्टेनेबल और रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म प्रैक्टिसेस को भी बढ़ा पाएंगे। इस आइडिया से वर्ल्ड टूरिज़्म डे को सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है याद रखेंगे, देयर इज़ वर्ल्ड टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। सो यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशन ने इस कॉन्सेप्ट को शुरू किया था। नेक्स्ट अप बिजनेस इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट को लेकर। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बढ़ चुका है। अब आप अपनी इकोनॉमी की क्लासेस में इवन जब आप डिस्कशन करते हैं करंट अफेयर्स की भी वीकली, आप इन चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं क्लासेस में कि करंट अकाउंट डेफिसिट है क्या। सिंपल तरीके से अगर मैं कहूँ, अगर एक कंट्री के इम्पोर्ट्स ज़्यादा हों एज़ कंपेयर टू एक्सपोर्ट्स, उस कंट्री के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज आ रही हैं वो ज़्यादा हैं, हम बाकी कंट्री से ज़्यादा मंगा रहे हैं और ख़ुद कम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इम्पोर्ट्स आर ग्रेटर देन एक्सपोर्ट, उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, करंट अकाउंट डेफिसिट। याद रखेंगे, ये हमारी इकोनॉमी को अफेक्ट करती है, स्टॉक मार्केट्स को अफेक्ट करती है, लोगों की इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट करती है। अब करंट अकाउंट डेफिसिट से क्या सेंटिमेंट आता है, अगर लोअर करंट अकाउंट डेफिसिट है, इसका मतलब जो एक कंट्री की जो करेंसी है उसकी अट्रैक्टिवनेस में चेंज आ रहा है, नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। अब क्या होगा, अगर करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ गया तो ये करेंसी को वीकर कर देती है, वीकन्स दी करेंसी। जो हमारी करेंसी की डिमांड है वो तो डिक्रीज हो गई, हमें हमारे इंपोर्ट बढ़ गए, हमें डॉलर में पेमेंट ज़्यादा करनी है, रुपीज़ कम आ रहे हैं, तो रुपीज़ की डिमांड कम हो गई, डॉलर की डिमांड बढ़ गई, डेप्रीशिएशन हो जाती है, इंपोर्ट्स और महंगे हो जाते हैं, महंगाई आ जाती है। एंड अगर एक कंट्री अपने फाइनेंसिस को नहीं मीट कर पाती तो ये करंट अकाउंट डेफिसिट अल्टीमेटली उसे पूरा करने के लिए आप लोन लेंगे, डेट लेंगे, इससे एक कंट्री के अंदर जो डेट है वो इंक्रीज हो जाता है। कैसे कम किया जाए, हमें नेचुरली अब अगर एक्सपोर्ट्स कम हैं तो इसका सोल्यूशन क्या है कि भाई जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको इंक्रीज़ किया जाए, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ लगाई जाएं, एक्सपोर्ट बढ़ाओ। अच्छा, इंपोर्ट कम करो, जो चीज़ें आप इंपोर्ट कर रहे हो उसको डोमेस्टिकली बनी हुई चीज़ों से सब्सटीट्यूट करो, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को प्रमोट करो। ठीक है, ये दो बेसिक चीज़ें हैं जिससे कि एक रिलेशन बना रहता है करंट अकाउंट डेफिसिट में।
वैल्यूज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है, एक आइडिया आपको होना चाहिए कि करंट सिचुएशन क्या है। तो हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो हमारे जीडीपी के 1.1% पे पहुंच चुका है, एंड वैल्यूज़ में देखा जाए तो 9.2 बिलियन डॉलर्स पे है। और अगर पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो पिछले क्वार्टर में हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट 0.2% था, विच वॉज 1.3 बिलियन। हुआ क्यों? वही रीज़न, ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया, हमारा इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, जिसकी वजह से ये सिचुएशन आई है। प्लस अब रिसेंटली ऑयल प्राइसेस भी बढ़ चुके हैं, इसके इम्पैक्ट से हो सकता है कि इंपोर्ट्स और महंगे हो जाएं और ये डेफिसिट और इंक्रीज हो सकता है। सो दैट इज़ ऑल। ये आज के पेपर के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे, इन्हें ज़रूर ध्यान से पढ़िएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच।